लेक्चर नंबर 8 एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो जो हमारा टॉपिक है आज वाला वो है जनरल गैस इक्वेशन। आज हमने जनरल गैस इक्वेशन को बनाना है। तो कह रहा है भाई बुक में हमारी, व्हेन डिस्क्राइबिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सम वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट। वो कह रहा है भाई जब हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को बयान किया था तो हमने उसमें कुछ वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया था। आपको पता है अभी बॉयल्स लॉ में जो है वो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ़ मोल भी कांस्टेंट है, जबकि चार्ल्स लॉ में प्रेशर भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ़ मोल भी क्या है, कांस्टेंट। तो वो कह रहे हैं भाई हमने 3 लॉज लेने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। इन तीनों को मिलाकर आज हमने जनरल गैस इक्वेशन को बनाना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है प्रेशर के साथ, जब नंबर्स ऑफ मोल और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। फिर वो कह रहा है चार्ल्स लॉ वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, जब नंबर ऑफ मोल और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। फिर वो कह रहा है भी एवोगैड्रो लॉ, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो वो कह रहा है भी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल। कह रहा है भी किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर उस वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। मतलब क्या भाई, गैस हमारे पास, गैस में नंबर्स ऑफ मोल ज़्यादा तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसे हम इसके लॉ में अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ मोल के साथ। तो अब वो कह रहा है भाई इफ़ वी थिंक फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हात के लिए अगर हम ये मान लें, डैट नो ऑफ वेरिएबल्स आर टू बी केप्ट कांस्टेंट, मतलब कुछ लम्हात के लिए हम कोई भी वेरिएबल जो है ना उसे कांस्टेंट ना लें। तो फिर वो कह रहा है भाई डैट ऑल द अबव 3 रिलेशनशिप कैन बी ज्वाइन टुगेदर, और हमने जो 3 रिलेशनशिप पढ़े हैं हम इन्हें आपस में ज्वाइन करें, इन्हें मिलाएं तो क्या होगा। लेकिन याद रहे अब हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ कांस्टेंट रखनी नहीं है। तो वो कह रहा है भाई हमारे पास वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन टी ओवर पी। बेटा चेक करो आप यहाँ पे आपके, अब जब मैं इन तीनों लॉ के मिला रहा हूँ, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रो लॉ को, यहाँ पे जो है वो सब में शुरू में क्या आ रहा है बेटा, वी आ रहा है। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, वी ले लिया। अच्छा अब प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, प्रेशर में नीचे ले आया। जबकि वॉल्यूम का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, तो मैं वॉल्यूम के आगे क्या ले आया, टेम्परेचर। जबकि वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ मोल के साथ, तो मैं वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल से क्या ले आया, डायरेक्ट रिलेशन। तो अब वो कह रहा है भाई अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करूं तो यहाँ पे क्या लूँगा बेटा मैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट एन टी ओवर पी। फिर वो कह रहा है भाई R इज़ अ जनरल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लेंगे ना इस प्रोपोर्शनैलिटी में साइन को ख़त्म करने के लिए, वो हम ले लेंगे R। तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू R एन टी ओवर P। तो P मैं यहाँ पे ले आता हूँ, क्या बनेगा भाई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसे बेटा बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसे बेटा बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पी वी का हासिल ज़रब और एन आर टी नंबर ऑफ मोल, जनरल गैस कांस्टेंट और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनका हासिल ज़रब दोनों बराबर होंगे। मतलब किसी भी गैस की क्वांटिटी के लिए अगर कोई गैस आइडियल है, तो इसे तो हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे ना बाद में, इस चैप्टर के लास्ट में टॉपिक भी हमारे पास है। अगर कोई गैस आइडियल है, वो आइडियल बिहेव कर रही है, उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब है वो इस हासिल ज़रब के आपस में क्या आएगा, बराबर। मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो वो बुक में लिख भी रहा है, कह रहा है इफ़ वी हैव एनी क्वांटिटी ऑफ गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हमारे पास कोई भी गैस किसी भी क्वांटिटी में हो तो उसका जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल, जनरल गैस कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो अब वो कह रहे हैं भाई आप इस जनरल गैस इक्वेशन से दोबारा आपने उन्हीं लॉज जिनको मिलाकर आपने ये बनाई थी, आप वो दोबारा भी हासिल कर सकते हो। कैसे भाई, वो कह रहा है भाई दिस इक्वेशन इज़ रिड्यूस टू बॉयल्स लॉ। इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। व्हेन अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, अगर आप कुछ खास वेरिएबल को कांस्टेंट ले लो। तो आपको पता है भी सबसे पहले बॉयल्स लॉ में जो है बेटा हमें पता है टेम्परेचर भी
कांस्टेंट है और हमारे पास नंबर ऑफ मोल भी क्या है, कांस्टेंट है, तो R तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो जब ये तीनों कांस्टेंट ख़त्म करूँगा ना मैं, तो मेरे पास आएगा पी वी इज इक्वल टू के प्राइम लिख लो या के लिख लो, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये हमारे पास बॉयज़ लॉ प्रूव हो गया। फिर लेता हूँ मैं पी वी एन आर टी। अच्छा, अब लेता हूँ मैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जो है वो प्रेशर भी कांस्टेंट है और हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल भी क्या है, कांस्टेंट है, और आर तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो बेटा मेरे पास क्या बनेगा, v इज इक्वल टू के टी नीचे ले आओ, v ओवर टी इज इक्वल टू के लिख लो, आपकी बात के प्राइम लिख लो, ये बात भी सही है। तो बेटा ये क्या मेरे पास प्रूव हुआ, चार्ल्स लॉ। अब मैं इसी इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन से बनाने जा रहा हूँ एवोगैड्रो लॉ। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, एवोगैड्रो लॉ में प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। जब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाकी मेरे पास क्या बचा, v का, r तो वैसे ही कांस्टेंट है, v का डायरेक्ट रिलेशन नंबर ऑफ मोल के साथ, v इज इक्वल टू के एन। के जो है वो कांस्टेंट है, v का डायरेक्ट रिलेशन है n के नंबर ऑफ मोल के साथ। फिर वो कह रहा है भाई फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन को किस तरह लिखोगे। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था ना, अब यहाँ पे आपने n नहीं लेना, क्योंकि n आपने तब लेना है जब हमारे पास बहुत सारी मोल में गैस मौजूद हो ना। अब हमने गैस के 1 मोल लिया है तो n आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी नीचे ले आओ, क्या बनेगा, पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर। तो वो कह रहे हैं इस ये जो रेशो है ये कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये है, ये इनकी जो रेशो है प्रेशर वॉल्यूम बटे में टी की जो रेशो आएगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज होने वाली क्वांटिटी नहीं है। इट मीन्स डैट रेशो पी वी ओवर टी कांस्टेंट। तो अब वो कह रहा है इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं P1 V1 और T1 की वो भी कांस्टेंट हैं, फाइनल वैल्यूज़ जो हैं P1 P2 V2 और T2 की वो भी कांस्टेंट हैं। तो जब दोनों साइडें आपस में सेम हैं और ये कांस्टेंट हैं तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2, ये दोनों आपस में इक्वल है।